नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त बोकारो से है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के चीराचास स्थित वास्तु विहार फेज 1 के गणेश अपार्टमेंट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 75 साल के बुजुर्ग अखिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी अपना नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अखिलेश्वर प्रसाद को बोकारो जनरल अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती करवाया गया है। बेटे बाहर में नौकरी करते हैं। अखिलेश्वर की पत्नी बीमार रहती थी, जिसके कारण तनाव की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों लोग या तो आत्महत्या किए हैं या हत्या हुई है, ऐसी सूचना मिली हम लोग को। पुलिस की टीम तुरंत आई तो उस समय जो पुरुष हैं अखिलेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 75 वर्ष, वो सांसें चल रही थी, वो जीवित हैं। पुलिस ने तुरंत उनको बीजीएच एडमिट करवाया और जो अभी जानकारी मिल रही है कि वो वहाँ रिकवर कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पत्नी है मंजू देवी, वो नहीं है। जो सुसाइड नोट मिला है और जो अगल बगल के लोगों से पूछताछ पे पता चल रहा है कि ये सुसाइड का मामला है और कारण क्या है अभी कुछ समय लगेगा पता करने में कि कोई डिप्रेशन था, स्ट्रेस था या कुछ और फैमिली रीजन था। बट अभी और हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह चास थाना क्षेत्र को पुलिस को यह सूचना मिली कि चीराचास के वास्तु विहार फेज 1 गणेश अपार्टमेंट में एक दंपति जो है, वृद्ध दंपति, इन दोनों की हत्या हुई है। जैसे ही पुलिस आनन फानन में पहुंचती है, वहीं पुलिस देखती है कि 75 वर्षीय अखिलेश प्रसाद की सांसें चल रही है। सबसे पहले अखिलेश्वर प्रसाद को बोकारो जनरल अस्पताल शिफ्ट किया गया। उसके बाद अखिलेश्वर प्रसाद ने खुद यह कबूला है कि उसके द्वारा यह आत्महत्या का प्रयास किया गया है और पत्नी ने भी आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आत्महत्या की बात लिखी गई है और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं देने की बात कही गई है। सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो बुजुर्ग दंपति हैं वो यहाँ रहते थे और जो महिला है वो बीमार रहती थी। हो सकता है कि अवसाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही जो वृद्ध दंपति हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई तनाव की बात होगी जिसके कारण यह आत्महत्या का एक प्रयास किया गया है और इस मामले को अब पुलिस देख रही है। अब यह बात पुलिस अभी नहीं कह पा रही है कि क्या अखिलेश्वर ने पहले अपनी पत्नी का नस काटा, उसके बाद खुद भी नस काटने का प्रयास किया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहां जो रूम में है वो पंखे में भी झूलने का जो वो सबूत मिला है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से यह घटना हुई है, काफी यह दुखदायी घटना है और पुलिस इस मामले को देख रही है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार बुजुर्ग माता पिता को बच्चे छोड़कर नौकरी करने चले जा रहे हैं, ऐसे में अवसाद से यह घटनाएं घट रही हैं। जी अलीम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और हालात भी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक दंपति, बुजुर्ग दंपति, मजबूर होकर आत्महत्या करता है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं और मां बाप का शायद ख्याल नहीं रखते हैं। पत्नी बीमार रहती थी और इससे परेशान होकर ही इस तरह का कदम इन्होंने उठाया है। ठीक है। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। कोडरमा में प्रोबेशनर डीएसपी आशुतोष कुमार की सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है। गोली लगने से डीएसपी के दोस्त निखिल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रोबेशनर डीएसपी 3 लोगों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे। यहां उनकी सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल की मौत हो गई। आशुतोष कुमार बक्सर में तैनात हैं। आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल सर्विस रिवॉल्वर जब्त कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। दुमका जिले के रहने वाले 36 मजदूर केरल में फंसे हुए हैं। फंसे मजदूरों में महिला और 5 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मजदूरों को काम दिलाने के नाम पर पटवारी हांसदा नाम का युवक बस से केरल लेकर गया था। सभी मजदूरों से 1,000 रुपए और आधार कार्ड ले लिया, फिर वो फरार हो गया। मजदूरों के पास पैसे भी नहीं हैं। सभी ने झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और आधार कार्ड जमा ले लिया।
बरसात को देखते हुए झारखंड में बालू के उठाव पर रोक लगा दिया गया है। बावजूद इसकी बालू माफिया बालू के अवैध कारोबार में जुटे हुए हैं। अवैध बालू खनन को लेकर सिमडेगा में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इसमें सदर सीओ और जिला खनन पदाधिकारी भी शामिल रहे। सदर थाना क्षेत्र के मधुबन से बालू उठाव करते 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जिन्हें थाने के हवाले कर बालू माफिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 15 अक्टूबर तक माननीय न्यायालय एनजीटी के द्वारा बालू अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। इसी के मद्देनज़र आज डीएमओ सिमडेगा और अंचलाधिकारी मेरे द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई, जिसमें पालामाड़ा नदी से 2 ट्रैक्टर को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया और एक भागने में सफल रहा, जिससे प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ मिला कि पालामाड़ा नदी से बालू उठाव किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा और अंचलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर को पकड़ा गया और एक भागने में सफल हुआ। उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर है, जहां पर जन वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी की जा रही है। एफसीआई कडरू से बिना चालान के राशन चला है। आजाद बस्ती के नौशाद आलम के पीडीएस दुकान पर पहुंचा। दुकान में सफेद बोरियों में भरा जा रहा था राशन। न्यूज 18 के कैमरे में यह तस्वीरें कैद हुई हैं और पूरा का पूरा कालाबाजारी का खेल जो है वो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। 95 बोरी चावल और 8 बोरी गेहूं की कालाबाजारी की जा रही है। झारखंड में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था को लेकर हमेशा ही सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि गरीबों का राशन बाजार में कालाबाजारी हो जाता है। हम इस वक्त एक गाड़ी के पास खड़े हैं और गाड़ी में यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न परिवहन। गाड़ी का नंबर JH01BT 6122 है। गाड़ी पर राशन लदा हुआ है, पीडीएस का राशन जो हम कह रहे हैं, जन वितरण प्रणाली। कितने बोरे लदे हुए जरा आप बताइए तो, और कहाँ से लेकर आ रहे हैं, किसके नाम से है और चालान कहाँ है, ये हमको बता दिए, क्योंकि जब आप चले होंगे तो बिना चालान का तो ये चलेगा नहीं। चालान लेके चले हम कडरू गोदाम से, और ये नौशाद आलम के नाम से दुकान है, जो डीलर साहब अभी चालान लेके नमाज पढ़ने गए। कितना बोरा चावल है, गेहूं है, क्या है बताइए जरा। 95 पैकेट चावल है, 50 केजी वाला बोरा। जी जी, कांटा करके आता है, और 8 पैकेट गेहूं है। 8 पैकेट गेहूं है, ठीक है। नौशाद आलम के नाम से ये दुकान आवंटित है और यहीं वो राशन उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंदर लगातार जो मजदूर हैं वो राशन को गाड़ी से नीचे उतारकर इस रूम के अंदर रख रहे हैं। कडरू से ये गाड़ी चली है और यहाँ तक पहुँची है। ये रांची का ही इलाका है, राजधानी रांची के शहरी इलाके की ही हम बात कर रहे हैं। आज़ाद बस्ती है, वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 17 ना? 17 है। 17। अच्छा, नौशाद जी का दुकान कितने दिन से है? तो बहुत जमाने से देख रहे हैं हम लोग। बहुत जमाने से जी। चलिए, एक और कमरा है जस्ट इसके बगल में, उस कमरे की भी पड़ताल कर लेते हैं। इस कमरे में कुछ बोरियां रखी हुई हैं। बोरियां कौन सी हैं और इन बोरियों में क्या है ये भी देख लेना ज़रूरी है। सफ़ेद रंग की ये बोरियां हैं और इन बोरियों में वही पीडीएस का चावल रखा हुआ है जो अभी सरकार के द्वारा इस तरह की बोरियों में लाया जाता है। ऐसा क्यों है? ये वाइट वाला बोरी में क्या होता है? ये कहाँ जाएगा? हम लोग नहीं बता सकते, इसमें भरा गया नहीं, कहीं जाएगा ना ये? हम लोग नहीं बता सकते सर, ये कहा नहीं है, गिरा उरा होगा तो भर रहा है ऊपर। तो उसमें भरेगा ना, वो तो उतना वो वाला है बोरा, रस्सी वाला बोरा है। बता सकते हैं, इसमें तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है सर। कुछ जानकारी नहीं है? नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरी बात कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि ऐसे चावल जो सरकारी चावल हैं, जो खाद्यान्न हैं, जो गरीबों के लिए आवंटित हैं, जन वितरण प्रणाली के तहत सरकार देती है, वो चावल ऐसे सफ़ेद बोरियों में भरने के बाद जिस कालाबाजारी की हम बात कर रहे हैं, बहुत आसानी से बाज़ारों में बिक्री की जाती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश,
ये कालाबाजारी का खेल जो चल रहा है वो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो चुका है। जवाब नहीं है कालाबाजारी करने वालों के पास। आखिर क्यों जो अनाज गरीबों के पास पहुंचना चाहिए वो अनाज कालाबाजारी के बाजार में पहुंच जाता है। देखिए अलीम, लगातार अगर हम कहें खाद्य आपूर्ति विभाग में इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं हम। पीडीएस सिस्टम के कई खामियों को हमने इससे पहले भी दिखाया है। छोटी छोटी खामियां तो लगातार सामने आती हैं। हर पीडीएस के जो लाभुक हैं उनसे 1 केजी या 2 केजी या 4 केजी कम देना, ये तो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा अगर अनाज ही कहीं ना एक जगह से जहां जाना चाहिए कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए तो आप इसको क्या कहेंगे। हम उसी गाड़ी के ठीक नीचे खड़े हैं। इसी गाड़ी में ये अनाज 95 बोरा चावल और 8 बोरी गेहूं यहां लाया गया था। जो चालक है, चालक का क्या कहना हम फिर से एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि बार बार ये बातें होती हैं कि चावल कहां चला जाता है, गरीबों को चावल क्यों नहीं मिलता। वीरेंद्र जी ये बताइए, आप कहां से लेकर आए थे और चालान कहां है, किसको आपने दिया था चालान? जी कड्रू से लेके आए हैं हम 95 बोरी चावल और 8 पैकेट गेहूं। और ये नौशाद अली साहब का दुकान है, वो अभी आए और वो चालान लेकर के चले गए नमाज पढ़ने। हमने माल उतार दिया उनके दुकान में। अच्छा ये बताइए, हम अगर कहें कि ये चालान आपके पास था ही नहीं और बगैर चालान का आप पहुंचे हैं, आप इसको मानिएगा या आप झूठ बोल रहे हैं? सच बताइएगा। अगर आपके पास चालान है आप बताइए, और चालान नहीं था तो वो सच्चाई भी बताइए। चालान सर लेके आए हैं, जो डीलर साहब ले लिए हैं, और डीलर अब आएंगे वो तो अपना समझेंगे। देखिए वीरेंद्र जो है ये चालक है अलीम, और ये कह रहे हैं कि हम वो चालान लेकर आए थे। अब हम आपको एक और खुलासा करते हैं, क्योंकि कैसे ये झूठ बोल रहे हैं। एक शख्स यहाँ पहुंचे हैं हमारे पहुंचने के ठीक बाद, और ये मेरे हाथ में जो चालान है इसको लेकर आए अलीम, और ये कह रहे थे कि जो चालक है वो चालान भूल गया था और वो चालान लेकर ये पहुंचे हैं। चालान में जैसा कि चालक ने कहा कि 95 बोरी चावल और 8 बोरी गेहूं का जिक्र है। यहाँ 47 बोरी और 32 बोरी का जिक्र है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये गड़बड़ घोटाला चल रहा था। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि हम नौशाद को दे दिए, आप कह रहे हैं कि वो भूल गया। सही बात है आपका, आपका का नाम सही है सर। जो वो कह रहे हैं कि जो हम दे दिए, और हमरे का नाम से आपको ये कहना है कि जो भूल गए। उसमें जो जितना गेहूं है ना, नौशाद अली का और गेहूं वहाँ से आ गया था। दूसरे एक और डीलर का माल उसमें इसी गाड़ी में फिरा था। ये चालान एक लेकर चले आए थे, जो ये हमको बोले फोन करके कि जो चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जो वो आएंगे तब तक एक चालान लेके आइए। जो इनको सर सबका विश्वास क्या नाम है और आप क्या करते हैं? जी हम लेबरिंग करते हैं। चलिए अविनाश, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जब न्यूज़ 18 के कैमरे में एक घालमेल की चीजें तस्वीर हुई हैं, उसके बाद से अब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अलीम एक जो सबसे बड़ी जो खबर है जो हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, हम उसी दुकान में हैं जिस दुकान में यह सरकारी चावल लाया गया, और उसके बाद ऐसे सफेद बोरियों में वही सरकारी चावल इस वक्त भरा जा रहा है। आप समझ लीजिए कि ये सफेद बोरियां कहां जाएंगी, किनके लिए भरा जा रहा है। और 1-2 बोरियां नहीं है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारी जो बोरियां हैं उसमें ये सरकारी चावल भरा जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो दूसरी बोरियां हैं उसी में भी ये चावल रहनी चाहिए थी। और इसी का हम खुलासा कर रहे हैं कि लगातार जो कालाबाजारी की बात होती है ये सही है। राजधानी रांची के अंदर में जो पीडीएस का निवाला है, जो गरीबों का निवाला है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। और न्यूज़ 18 ने इसका खुलासा किया है। कड्रू जो गोडाउन है वहां से लेकर इस जन वितरण प्रणाली की दुकान तक में ये खुलासा हो चुका है कि किस तरह से ये घालमेल चल रहा है और राजधानी रांची के अंदर चल रहा है। बिल्कुल अविनाश, तस्वीरों के जरिए ये बात तो साफ हो गई। कई सवाल भी उठे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिलेगा। अगर वाकई कालाबाजारी हो रही है तो इसकी जांच होगी और जो गरीबों का अनाज है वो गरीबों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इधर घाटशिला में प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों ने ऑपरेशन दाही कोचा चलाया। इसके जरिए घने जंगलों और पहाड़ पर बसे गांव के 15 परिवारों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। वहीं उम्मीदों का टीका भी लोगों में नई उम्मीद जगा गया।
ये राह आसान नहीं है, हर तरफ नुकीले पत्थर बिखरे पड़े हैं। पहाड़ से ऊंचाई पर कदम रखते हुए दम फूलने लगता है। सुनसान जंगल में जानवरों का डर भी सताता है, तो कल-कल बहते नाले के पानी में पांव रखने से फिसलने का भी खतरा है। फिर भी बिना रुके और बिना थके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं दही कोचा गांव की ओर। 3 किलोमीटर तक पहाड़, जंगल और नदी के बीच से पैदल गुजरते हुए 1 घंटे हो गए। मारे थकान से पांव बढ़ नहीं पा रहा, ऊपर से हाथ में भारी भरकम बोझ, फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। और आखिर मंजिल आ ही गई, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम थमी और एक-एक ग्रामीण को वैक्सीन के उस सुरक्षा कवच से लैस किया जिसकी कोरोना काल में सख्त दरकार है। लोगों में इतना उत्साह है कि यहाँ टीम पहुंची, ये काफी खुश हैं और लोग दूसरे गांव से भी यहाँ निकल के आ रहे हैं कि यहाँ कैंप लगा है, तो लोग जागरूक हो गए हैं और हमें जितनी मेहनत की जरूरत थी शायद उससे थोड़ा कम मेहनत यहाँ करना पड़ा। रास्ते तो कठिन है, इलाका भी सुदूर है, लेकिन वैक्सीनेशन कराना हमारा लक्ष्य है, तो हम लोग रास्ते से नहीं डरते हैं। ग्रामीण वगैरह एग्री है तो हम लोग वहाँ पर भी आके वैक्सीनेशन करवाएंगे। घने जंगल और पहाड़ के ऊपर बसा ये वो दही कोचा गांव है जहां तक पहुंचना जंग जीतने से कम नहीं है। मॉनसून में जब पहाड़ी नदियां उफान पर होती हैं, तो रास्ता और मुश्किल हो जाता है। फिर भी मिशन वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये टोली उन दुर्गम रास्तों से गुजरी और दही कोचा गांव के एक-एक ग्रामीण को वैक्सीन की संजीवनी देकर ही दम लिया। पहले तो बहुत हम लोग डरता था, पूरा गांव वाला पूरा डरता था, लेकिन अब ले लिया है, हम लोग डरा और कुछ नहीं है। अभी तो पूरा हम लोग मतलब पूरा बेफिक्र है, अभी खुश है। जब दही कोचा के ग्रामीण बिना हिचके और बिना डरे वैक्सीन की खुराक ले रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं निडर होकर जाइए और वैक्सीन की डोज लगवाइए। तभी पूरी दुनिया को महामारी से मुक्ति मिल सकेगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। महामारी की दूसरी लहर से निकलने के बाद देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रहा है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी की के तहत टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रांशु मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के पुराने शहर में बसा इमामबाड़ा का प्रतीक और कारीगरी की मिसाल छोटा इमामबाड़ा, जिसने कोरोना महामारी से जंग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शहर में यह है पहला ऐसा धार्मिक स्थल जिसे स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया है। पर डे जो है शुरू के एक हफ्ते में तो हमारे यहाँ 1150 के करीब पर डे का वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद से साइट्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दी गई थी और उसके बाद से हमारे यहाँ पर डे जो है 700 के करीब वैक्सीनेशन हो रहा है। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद निशत परवीन अपने घर से बाहर निकली हैं और जानलेवा वायरस से बचाव के लिए खुद टीका लगवाया। ये निशत परवीन का उन लोगों को जवाब है जो बिना तर्क के टीकाकरण का विरोध करते आए हैं। अभी मेरे आस पड़ोस में तो कोई नहीं लगवाया है, सिर्फ हमारे बच्चे अभी लगवाए हैं और उसके बाद हमने लगवाया है। आप क्या अपील करेंगी खास करके महिलाओं से जो लोग घरों में हैं? कि हम लोग तो यही कहेंगे कि लगवा लीजिए, बेहतर है ये। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। थोड़ा सा मुस्लिमों में था, मुस्लिम थोड़ा कम निकलते थे, लेकिन अब मुस्लिम भी काफी निकल रहे हैं। जो लोगों में थोड़ा भ्रम था, लोगों ने पड़ोसों ने फैलाया हुआ था, अब सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं। देश की युवा शक्ति यानी नौजवान भी
इस वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अभी तक जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि मतलब एक वैक्सीन ही ऐसी दवा है जो कोरोना से बचा सकती है, तो मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी ही। मेरे परिवार में सबने लगवा ली है, बस हम ही सबसे छोटे थे अभी मेरा 18 से ऊपर प्लस में अभी मेरा हुआ है तो हमने लगवा लिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य सरकार छोटा इमामबाड़ा जैसी वैक्सीनेशन कैंप के जरिए टीकाकरण की गति को और तेज करने की कोशिश में है। लोग अब डर और भ्रम से बाहर आ रहे हैं और उम्मीद और भरोसे के साथ टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं।